दोस्तों नमस्कार। आज हम 67वीं बीपीएससी मेंस के लिए चर्चा कर रहे हैं नीति निर्देशक सिद्धांत पे और इसके सारे आयामों को देखने का प्रयास करेंगे। दोस्तों यदि आप 67 बीपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 और 2 में एक्सेलेंट प्रदर्शन करना चाहते हैं तो आप GCSIS का 95 वीडियो और 95 PDF और 5 टेस्ट आप जो है इसको देखकर आप जा सकते हैं। आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। इसका चार्ज 2500 है। अगर ज्वाइन करना है 83 73 98 39 95 पे संपर्क करके बैच ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग चर्चा करेंगे नीति सिद्धांत पे। सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि नीति सिद्धांत से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाएगा तो उसकी भूमिका कैसे लिखेंगे। आप भूमिका संविधान के भाग अनुच्छेद से शुरू कीजिए, लिखिए सीधे। भारतीय संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 से 51 में नीति निर्देशक सिद्धांत की चर्चा की गई है। नीति निर्देशक सिद्धांत भारत के सभी सरकारों और उसके अभिकरणों के नाम जारी किए गए निर्देश है और ये शासन के लिए मौलिक तत्व है। दूसरे शब्दों में व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका को अपने शक्तियों अधिकारों का प्रयोग इस प्रकार करना है जिससे इन सिद्धांतों का पूरा उचित रूप से पालन हो सके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के शब्दों में नीति सिद्धांत का उद्देश्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने वाली सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करना। अब हम लोग इसके उद्देश्य पर चर्चा करेंगे। इसका उद्देश्य है भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। भारत में एक सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना। आप प्रस्तावना में निहित आदर्शों के पथ प्रदर्शक के रूप में या प्रस्तावना के जो आदर्श है उसको लागू करना। बस यही आपको इतना ही बोलना है। अब आपको यह जानना जरूरी है, भूमिका में इतना लिखकर आप आज उद्देश्य भी देख लिए। अब मौलिक अधिकार नीति सिद्धांत में क्या अंतर है उसको देखेंगे। देखिए दोनों के अंतर में तो पहले ही स्पष्ट है कि एक मौलिक अधिकार भाग 4 में है, अब मौलिक अधिकार भाग 3 में है, अब निर्देशक भाग 4 में है। मौलिक अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 12 से 35 में है और नीति सिद्धांत का वर्णन 36 से 51 में है। दो अंतर तो यही हो गया। तीसरा अंतर क्या है कि मौलिक अधिकार राजनीतिक लोकतंत्र की स्थापना करता है और निर्देशक तत्व सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करता है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है और नीति निर्देशक न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। और मौलिक अधिकार आपातकाल में स्थगित हो जाता है, स्थगन की व्यवस्था है। नीति सिद्धांत में स्थगन आपातकाल में स्थगन नहीं होता है, वह तब तक स्थगन होता है जब तक उसका क्रियान्वयन नहीं किया जाता है। मौलिक अधिकार में प्रतिबंध की व्यवस्था है, इसमें किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है निर्देशक सिद्धांत में। तो दोस्तों आप यह अंतर आप देख लिए हैं। अब हम लोग मौलिक अधिकार की वर्गीकरण देखेंगे। जैसा कि आप जानते होंगे 36 से लेकर 51 तक नीति सिद्धांत का वर्गीकरण किया गया है। 36 में राज्य की परिभाषा दिया गया है, यानी राज्य मौलिक अधिकार में हम पढ़ा चुके हैं। 37 में कहा गया है कि यह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, लेकिन यह शासन के लिए मूलभूत है और शासन इसको लागू करने, इन सिद्धांतों को लागू करना शासन का कर्तव्य होगा। शासन में देश के सभी सरकार जितने भी राज्य में आ जाता है, चाहे संसद हो, विधानमंडल हो, राज्य विधानमंडल हो या पंचायती राज हो, चीफ जस्टिस हो या स्टेट बैंक हो, वह ऐसी सभी संस्था जिसको नियम बनाने और उस नियम को लागू करने के लिए आपको बाध्य करने की शक्ति है, सभी के नाम निर्देश किए गए हैं। केवल संसद और विधायिका ही नहीं है, अधिकरण भी है, इसमें पंचायत भी है, राज्य के बहुत सारे एजेंसी होते हैं उसका भी है, संवैधानिक संस्था होता है, उस सब के नाम जारी किए गए निर्देश है। तो 37 में राज्य की न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होंगे, यह शासन के मूलभूत है। राज्य इसको लागू करने के लिए इसको लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा, यह है।
अब 38 से लेके 51 तक के विभिन्न नीति सिद्धांतों को हम लोक कल्याणकारी, गांधीवादी, उदारवादी सिद्धांतों में बांटकर हम देख सकते हैं, एक एक करके बांटकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे 38 से, अनुच्छेद 38 में कहा गया है कि राज्य लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य जो है लोक कल्याण को बढ़ावा देने के लिए, लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए ऐसी सामाजिक व्यवस्था का निर्माण करेगा जिसमें सभी को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय प्राप्त हो सके। यानी अनुच्छेद 38(1) कहता है कि राज्य शासन इस प्रकार करेगा जिसमें भारत में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना हो सके। समझ रहे हैं? यानी मुख्य रूप से 38(1) में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की स्थापना पर जोर दिया गया है। और 38(2) में आय असमानता, प्रतिष्ठा, अवसर, मतलब आय, सुविधा और प्रतिष्ठा में जो असमानता है उसको दूर करने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा अनुसरण की जाने वाले कुछ तत्व है जिसका पालन करना राज्य का कर्तव्य होगा, जैसे सभी स्त्री पुरुष के लिए आजीविका का समान व्यवस्था हो, स्त्री पुरुष के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन हो, राष्ट्र के संपत्तियों का, भौतिक संपत्तियों का इस तरीके से वितरण हो जो इससे समाज के सभी वर्गों को इससे सर्वोत्तम हित की प्राप्ति हो सके। इसके अलावा धन और संपत्ति के संकेंद्रण जो है नहीं होना चाहिए। स्त्री और बालकों के जो सुकुमार अवस्था है उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 41 में कहता है कि काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार, कुछ विशिष्ट परिस्थितियों में काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 42 में काम की न्याय संगत दशा उपलब्ध करने और प्रसूति सहायता उपलब्ध करने का राज्य का कर्तव्य होगा। और अनुच्छेद 47 में पोषाहार के स्तर को ऊंचा करने की बात की गई है, खास सुरक्षा की बात कही गई है। अनुच्छेद 45 में जो है 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को शिक्षा के प्रबंध करने का आदेश दिया गया है। तो यह लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना से संबंधित सिद्धांत है। अब आपसे कोई पूछेगा कि लोक कल्याणकारी राज्य में क्या होता है, तो लोक कल्याणकारी राज्य में वह होता है जहां सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय होता है की स्थापना रहती है, किसी प्रकार का असमानता नहीं रहता हो, चाहे आय, प्रतिष्ठा या सुविधा में स्त्री पुरुष सभी के साथ समान व्यवहार की जाती है, चाहे वो वेतन के स्तर पर या आजीविका के स्तर पे कोई धनी गरीब नहीं होता है लोक कल्याणकारी राज्य में। उसके बाद लोगों को काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार होता है। अब देखिए भारत कैसे लोक कल्याणकारी राज्य है। कोरोना काल में बड़े पैमाने पे, समझ रहे हैं, खाद्य सुरक्षा का संकट पैदा हो गया था, रोजगार, काम धाम बंद हो गया था लॉकडाउन के कारण। अब जो है असली रूप तो कोरोना काल में दिखा है। 5-5 किलो अनाज जो मिला है लोगों को कोरोना काल में, ये तो लोक कल्याणकारी राज है ना। इसके अलावा काम, शिक्षा, लोक सहायता। अब शिक्षा के लिए, पढ़ने के लिए स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड बिहार सरकार द्वारा मिलता है कि नहीं? राज्य सरकार का, केंद्र या राज्य का सरकारी स्कूल है कि नहीं? फ्री में पढ़ाई होता है। काम है, आपको मनरेगा के तहत काम मिल रहा है, सरकारी नौकरी मिल रहा है, मेहनत कीजिए सरकारी नौकरी मिल जाएगा। तो आप जो है, ये तो लोक कल्याणकारी राज है। पोषण हस्ता, फ्री में अनाज मिलिए जाता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत। 6 वर्ष से कम आयु के लिए बच्चों की शिक्षा की व्यवस्था, ICDS, आंगनबाड़ी सेंटर की व्यवस्था है ही। तो आप जो है लोक कल्याणकारी राज के स्थापित करने वाला जो विभिन्न सिद्धांत है वह आप देख रहे हैं। इसी से ना लोक कल्याणकारी राज होगा। ये मिलता है कि नहीं भारत में? आप देखते होंगे
अब मान लीजिए स्त्री पुरुष अगर एक ही काम में दोनों काम कर रहा है, स्कूल में ले लीजिए, मैडम भी काम, स्त्री भी है और पुरुष भी है, दोनों टीचर है, सबको समान वेतन मिल रहा है, आजीविका का समान अवसर सबको भी है। अब महिलाएं भी आगे बढ़ रही है, अब बीपीएससी में ही ले लीजिए, समान अवसर। तो यह स्थिति है। तो इसी से लोक कल्याणकारी राज्य जो है क्या होता है आप समझ गए होंगे। लोक कल्याणकारी राज्य के महत्वपूर्ण घटक हम बता दिए हैं, अब हम कार्यान्वयन में फिर चर्चा करेंगे। दूसरा है गांधीवादी सिद्धांत। तो गांधीवादी सिद्धांत में सबसे पहले देखिए गांधीवादी सिद्धांत स्वतंत्रता आंदोलन जो है पर स्वतंत्रता आंदोलन में जो है गांधी जी की महत्वपूर्ण भूमिका है, चूंकि उनके नेतृत्व में जो है देश आज़ाद हुआ है, देश स्वतंत्र हुआ है। और आंदोलन के विभिन्न चरणों में भारत पर जो है गांधी जी का विचारों का असर जो है पड़ा था विभिन्न नेताओं पर। जब संविधान का निर्माण हो रहा था उस दौरान भी गांधी जी के विचारों को अस्थायी करने के लिए उनके कुछ सिद्धांतों को, उनके कुछ सोच को, उनके कुछ सपनों को संविधान में जो है समाविष्ट कर दिया गया था। समझ रहे हैं? उन्हीं में से कुछ सिद्धांत है। सबसे पहले ग्राम पंचायत अनुच्छेद 40 में जो है ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई है। कहा गया कि राज्य जो है ग्राम पंचायत को गठन के लिए कदम उठाएगा, उन्हें ऐसी शक्ति प्रदान करेगा जो स्वायत्त शासन की स्थापना की दिशा में सहायक होगा। तो ग्राम पंचायत के लिए अनुच्छेद 40 में जो है जगह दे दी गई है। और गांधी जी जो है कुटीर उद्योग को जो है पर जोर देते थे। तो अनुच्छेद 43 में कुटीर उद्योग के विकास के लिए भी राज्य को निर्देश दिया गया है। गांधी जो है समाज को जो अनुसूचित जाति, जनजाति, जो पिछड़े समाज के लोग, पिछड़े वर्ग है, समाज के जो दुर्बल वर्ग है, उसके हितों के लिए हमेशा जो है आगे रहते थे। तो उनके विचारों को स्थायी करने के लिए अनुच्छेद 46 में SC ST दुर्बल वर्गों के हितों की रक्षा के लिए और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को आदेश दिया गया है। और शराबबंदी अनुच्छेद 47, गांधी जी जो है मादक जो पदार्थ है उसको हमेशा जो है प्रतिरोध करते थे, इसलिए अनुच्छेद 47 से मादक पदार्थों के प्रतिबंध के लिए भी राज्य को आदेश दिया गया है। गौ हत्या, जो गाय बछड़ा पशु है उसकी हत्या के विरुद्ध थे गांधी जी। तो अनुच्छेद 48 में गौ हत्या पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। समझ रहे हैं? अनुच्छेद 48 में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने का भी राज्य को आदेश दिया गया है। हम सरल शब्दों में बता रहे हैं। अब उदारवादी सिद्धांत में आप देखेंगे समान नागरिक संहिता। अब समान नागरिक संहिता क्या है? सिविल कानूनों में जो है क्या होता है कि एक समान जो है भारत में जो है, जैसा कि जानते होंगे, भारत जो है बहुधार्मिक देश है, बहुसांस्कृतिक देश है। यहाँ विभिन्न प्रकार के समुदाय हैं, विभिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं, विभिन्न भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं। समझ रहे हैं? रंग रूप में भी अलग अलग तरीके के लोग हैं। और यहाँ पे जो विभिन्न प्रकार के जो समुदाय है, खास करके धार्मिक समुदाय, उस सबकी अपनी अपनी विशिष्ट संस्कृति है। समझ रहे हैं? विशिष्ट संस्कृति है। अब इसी विशिष्ट संस्कृति से क्या होता है कि राष्ट्र की एकता, अखंडता जो है कमजोर पड़ता है। जो अलग अलग जो है धर्मों में जो कानून है, अपने अपने धर्मों के निजी कानून, इससे समाज में जो है क्या होता है, एक तो समाज के जो समाज में एक विघटन पैदा होता है, एक अलगाव की भावना पैदा होती है। और साथ ही साथ उसी समुदाय के जो है महिला और पुरुष में व्यापक अंतराल है। महिलाओं पर या इसके माध्यम से महिलाओं के जो अधिकार है, उसकी जो सशक्तिकरण है, उसके मार्ग में भी जो निजी धार्मिक कानून है वो बाधक है। तो उसको दूर करने के लिए भारत के सभी लोगों के साथ एक कॉमन सिविल संहिता की बात जो है, भारत के सभी लोगों में कॉमन सिविल कोड लागू करने के लिए राज्य को आदेश दिया गया है।
उसके बाद अनुच्छेद 45-48 जो है कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से संगठन करने के लिए जो है राज्य को आदेश दिया गया है। अनुच्छेद जो है 49 जो है राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक है, जो विभिन्न प्रकार के धरोहर है, प्राचीन स्थल है, उसको संरक्षण करने के लिए राज्य को आदेश दिया गया है। कार्यपालिका और विधायिका को अलग करने के लिए अनुच्छेद 50 में जो है अनुच्छेद 50 के माध्यम से कार्यपालिका और विधायिका को अलग करने के लिए कदम उठाने के लिए आदेश दिया गया है। अनुच्छेद 48 में पर्यावरण संरक्षण के लिए देश की जो जल है, वायु है, वन है, इसकी संरक्षण के लिए राज्य को आदेश दिया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए विश्व के विभिन्न देशों के बीच जो है मैत्रीपूर्ण संबंध को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण सुलझाने की बात जो है कही गई है। समझ रहे हैं? यानी राज्य को आदेश दिया गया है कि वह अंतर्राष्ट्रीय विवादों को शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करेंगे, सभी देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो है अनुच्छेद 51 में कहा गया है। तो आप वर्गीकरण जो है देख लिए हैं। अब हम लोग नीति निश्चित सिद्धांत की कार्यान्वयन पर हम चर्चा करेंगे। क्या क्या कार्यान्वयन अभी तक किया गया है और हम देखने का प्रयास करेंगे कि यह कार्यान्वयन जो है कहाँ तक हुआ। सबसे पहले कार्यान्वयन के लिए कुछ प्रयास किए गए हैं, वह देखेंगे। तो सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय की स्थापना के लिए ये जो जितने भी हम बता रहे हैं सब उसमें शामिल होगा। आय असमानता के लिए जो आयकर अधिनियम है, आयकर अधिनियम 1961, आयकर जो लगाया जाता है उसके दो उद्देश्य है। एक उद्देश्य तो रहता है कि राजस्व की प्राप्ति करना, दूसरा उद्देश्य होता है समाज में असमानता को कम करना। उसके बाद आप देखोगे संपत्ति के असमानता को कम करने के लिए भूमि सुधार कानून लागू किए गए हैं विभिन्न राज्यों में। आप देख रहे होंगे विभिन्न महिलाओं के समान कार्य के लिए समान वेतन के लिए समान कार्य समान वेतन संहिता अधिनियम, मतलब समान कार्य समान जो है वेतन जो है कानून जो है लागू किए गए हैं। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय संपत्ति का न्यायोचित वितरण हो और समुदाय के हित में उसका उपयोग हो, इसके लिए जो है जो खनिज संपदा है उसका राष्ट्रीयकरण किया गया है। आप देख रहे हैं। और काम शिक्षा लोक सहायता मनरेगा एक्ट जो है पारित किया गया है। इसके तहत काम को जो है विधिक अधिकार दिया गया है। लोक सहायता में जो है कोरोना काल में या सामान्य दिनों में भी जो विभिन्न प्रकार के जो है अटल पेंशन योजना हो या अन्य जो सामाजिक सुरक्षा योजना हो, वृद्धा पेंशन वगैरह, ये सब मिलता ही है। छात्रवृत्ति है, मातृत्व लाभ जो है मिलता है। तो ये सारी योजनाओं जो है या जननी सुरक्षा योजना आप देख रहे हैं, लोक सहायता में ही शामिल होगा। उसके अलावा लोक सहायता में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत जो 5 किलो अनाज दिया जाता है उसका क्रियान्वयन किया गया है। प्रसूति सहायता के लिए जो मातृत्व लाभ अधिनियम 2017, इसमें जो है प्रसूति सहायता के लिए विशेष उपबंध है, मातृत्व लाभ के लिए व्यवस्था है किया गया है। पोषाहार को ऊंचा स्तर करने के लिए तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत बतैबे किए हैं। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के प्रबंध करने के लिए तो नई शिक्षा नीति 2020 में प्री प्राइमरी स्कूल शिक्षा पर जोर दिया गया है। ICDS जो प्रोग्राम है वो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए ही है, जो पढ़ाई के साथ 6 प्रकार की सुविधा दी जाती है, जिसमें शिक्षा भी है, प्री प्राइमरी शिक्षा भी है। तो आप देख रहे हैं लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है, लोक कल्याणकारी स्टेट है। व्याख्या करें तो इन्हीं को लिखना है, इसी के बारे में सारी योजनाओं को आपको चर्चा करना है। गांधीवादी में आप देखेंगे
तो गो हत्या के विरुद्ध जो है, तो यह जो है विभिन्न राज्यों के द्वारा जो है इस पर प्रतिबंध लगाया गया है। अनुच्छेद 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया है और पंचायतों के सशक्तिकरण से संबंधित तमाम उपबंध किए गए हैं। कुटीर उद्योग को जो है वैधानिक MSME एक्ट 2006 के तहत कुटीर उद्योग को वैधानिक दर्जा दिया गया है और इसके विकास के लिए कई प्रकार के प्रावधान उसमें किए गए हैं। अभी हाल ही में MSME एक्ट की परिभाषा में भी बदलाव किया गया है आत्मनिर्भर भारत योजना के तहत, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत। SC/ST दुर्बल वर्गों के हितों की रक्षा के लिए आप देख ही रहे हैं कि पंचायतों में आरक्षण किया गया है। इसके अलावा लोकसभा विधानसभा में आरक्षण किया गया है और उनके लिए जो है शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण किया गया है। छात्रवृत्ति दी जाती है, विभिन्न प्रकार के जो पोशाक है वह दी जाती है, तो उनके लिए भी जो है विशेष प्रावधान किया गया है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए भी मादक पदार्थों पर प्रतिबंध, तो मादक पदार्थों पर प्रतिबंध में देखेंगे बिहार में ही जो है शराबबंदी लागू की गई है, शराब को प्रतिबंधित कर दिया गया है। गुजरात में भी प्रतिबंधित है, नागालैंड में भी प्रतिबंधित है। तो ये सब जो है कार्यान्वयन किए गए हैं। अब उदारवादी में हम लोग देखेंगे समान नागरिक संहिता के लिए, तो समान नागरिक संहिता के लिए लंबे अरसे से प्रयास की जा रही है, लेकिन अभी हाल ही में 3 तलाक विधेयक पारित किया गया है और समान नागरिक संहिता की प्राप्ति का पहला कदम है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए, तो भारत जो है संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में विश्वास करता है, वैश्विक स्तर पर निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देता है। गुट निरपेक्षता की नीति जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और मधुरता को बढ़ावा देने के लिए ही है। भारत का जो है वसुधैव कुटुंबकम, शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व, पंचशील सिद्धांत, ये सब जो है वैश्विक स्तर पर भारत के जो है शांतिपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बढ़ाने वाला जो है तत्व है। संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में भारत जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता है और बड़े पैमाने पर योगदान देता है। तो आप देख रहे हैं इसके लिए भी क्रियान्वयन किया गया है। गुट निरपेक्षता हो गया, वसुधैव कुटुंबकम, पंचशील सिद्धांत, निःशस्त्रीकरण को बढ़ावा देना, संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में विश्वास करना, संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन में योगदान करना, आप देख रहे हैं, या संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता, ये सब जो है इसको अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा के लिए ही भारत का प्रयास है। कार्यपालिका और विधायिका को CRPC एक्ट, CRPC के द्वारा कार्यपालिका और विधायिका को अलग कर दिया गया 1973 में। कृषि और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से संगठित करना, तो आप कृषि को वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने के लिए आप देखे होंगे हरित क्रांति को बढ़ावा दी जा रही है, जैविक कृषि को बढ़ावा दी जा रही है, बायोटेक्नोलॉजी को, कृषि में प्रौद्योगिकी का विकास प्रौद्योगिकी को बढ़ावा दिया जा रहा है, चाहे मृदा हेल्थ कार्ड हो या नीम कोटेड यूरिया हो या स्प्रिंकल सिंचाई हो या शून्य जुताई हो या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना ड्रोन के द्वारा। तो आप देख रहे हैं, और पशुपालन को वैज्ञानिक तरीके से संगठित करने के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन की शुरुआत की गई है। इसके अलावा आप देखेंगे डेयरी के क्षेत्र में प्रयास किए गए हैं। पर्यावरण संरक्षण के लिए कई कानून, वन संरक्षण के लिए वन अधिनियम पारित की गई है, पर्यावरण संरक्षण 1986 पारित की गई है। वन जीव की रक्षा के लिए वन जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत ही जो राष्ट्रीय उद्यान है, पार्क है, इसकी स्थापना की जाती है। जैव विविधता एक्ट 2002 पारित किया गया है, वन नीति है। ये सारे पर्यावरण संरक्षण की दिशा में ही प्रयास है। इसके अलावा जो पर्यावरण प्रदूषण को दूर करने के लिए जो है नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा दी जा रही है।
तो आप देख ही लिए हैं, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों के संरक्षण के लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग है, यही जो है भारत की जो भी ऐतिहासिक स्थल, पुरातत्विक स्थल है, उसकी देख रेख की जिम्मेदारी है। अब इसके संरक्षण के लिए जो है प्रसाद योजना, हृदय योजना की शुरुआत की गई है। तो आप सभी का कार्यान्वयन आप देख लिए। अब हम लोग यह देखेंगे कि पिछले 71 वर्षों में अभी क्रियान्वयन के लिए योजना का नाम हम बता दिए हैं। अब इसकी प्राप्ति कहां तक प्राप्त किया जा सका है, अब यह देखेंगे। क्वेश्चन आ जाता है कि पिछले 71 वर्षों में नीति सिद्धांतों के आदर्शों को या सिद्धांतों को कहां तक प्राप्त किया जा सका है या कहां तक का कार्यान्वयन किया जा सका है। तो कार्यान्वयन के लिए योजना तो शुरू किया गया है, लेकिन इस योजना का लाभ लोगों को मिला कि नहीं, वाकई में भारत क्या लोग कल्याणकारी राज्य के रूप में कार्य कर रहा है कि नहीं, जो गांधी जी का सपना था उसको पूरा किया जा सका कि नहीं, जो उदारवादी सिद्धांत है वह कहां तक सफल हुआ है, हम उसको देखने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए, अनुच्छेद 38 में कहता है कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय की बात की गई है। तो सामाजिक आर्थिक न्याय में ही सारे आ जाता है, जितने भी सिद्धांत है वो राजनीतिक न्याय सब इसमें शामिल है, एक दो को छोड़ दिया जाए तो, और वैसे कहिएगा तो संपूर्णता में सब है। तो सामाजिक आर्थिक न्याय में हम चर्चा करेंगे कहां तक प्राप्त किया जा सका है। तो आप अगर आप देखेंगे तो पिछले 71 वर्षों में सामाजिक क्षेत्रों में कई बड़ी उपलब्धि प्राप्त की जा चुकी है। अब सामाजिक क्षेत्रों में देखेंगे सबसे पहले तो गरीबी में जो है ऐतिहासिक रूप से गिरावट आया है। अब कहिएगा कि ऐतिहासिक रूप से गिरावट कैसे है, तो आप देख सकते हैं। सबसे पहले साक्षरता देखिए, 1951 में भारत में साक्षरता का प्रतिशत 18.33 था, 2011 में कितना हो गया है 73%। गरीबी में कमी 1973-74 में गरीबी जो है 54.9% लोग इस देश में गरीबी रेखा में जीवन यापन करते थे। वर्तमान में 2011-12 में 2009-10 में 29.5% है, तेंदुलकर कमेटी के अनुसार। जीवन प्रत्याशा में कैसे वृद्धि हुई है, जब देश की स्वतंत्रता मिला 1951 में जो है 51 में जो है देश की जो जीवन संभावना था, जीवन प्रत्याशा था, वह 37.2 वर्ष था। अब वर्तमान में जो है वह 67% पहुंच गया है। अब महिलाओं का तो 70% पहुंच गया है। पुरुष से ज़्यादा महिला का एज होता है, ज़्यादा वर्ष जीती है। मातृ मृत्यु दर देखिए, 1951 में मातृ मृत्यु दर 27.4 प्रति हजार था, जो 2016 में कम होकर 6.4 हो गया है। तो आप समझ सकते हैं। तो जीवन प्रत्याशा, खाद्यान्न के मामले में भारत 1966 से पहले खाद्यान्न का आयात करता था, अब भारत खाद्यान्न का निर्यात करता है, आत्मनिर्भर हो गया है। तो सामाजिक क्षेत्रों में जो है शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, रहन सहन का स्तर हो, गरीबी में गिरावट हो, इस क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धि। अब मान लीजिए गरीबी में कमी हो रहा है, तो गरीबी में कमी खाली रोजगार से नहीं हो रहा है, बहुत सारा चीज इसमें शामिल है। साक्षरता दर बढ़ा है, केवल साक्षरता दर बढ़ा है तो केवल शिक्षा, स्कूल खोलने से साक्षरता तो थोड़ी बढ़ता है, इसके अलावा और भी सहायक कार्य होता है, तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मान लीजिए स्कूल खोल दिया, लोगों के जेब में खाने नहीं है, पेट में, स्कूल कैसे जाएगा? भोजन की तो व्यवस्था करना है। स्कूल खोल दिया, लोगों को पहनने के लिए कपड़े नहीं है, तो कैसे होगा? पोशाक वितरण है ना। तो सामाजिक क्षेत्रों में देखेंगे, लेकिन आर्थिक क्षेत्रों में देखिएगा तो आर्थिक क्षेत्रों में अभी और प्रयास किए जाने की जरूरत है, क्योंकि आर्थिक क्षेत्रों में असमानता बढ़ती जा रही है। अब देखिए कैसे, ऑक्सफैम द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के शीर्ष 10% लोगों के पास इस देश के 74.3% संपत्ति है। यानी इस देश की जितनी आबादी है
उसकी ऊपरी 10% लोगों के पास इस देश के जितनी संपत्ति है वो 74.3% उसी के पास है। इस देश के 1% लोगों के पास इस देश का 42.5% संपत्ति है। आप समझ सकते हैं कितनी असमानता है। इसके अलावा मानव विकास सूचकांक में आप जो है 179 देशों में आप 131वें स्थान पे, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में, वैश्विक भूखमरी सूचकांक में आप जो है आपकी स्थिति जो है 107 देशों में 94वें स्थान पे है। पेयजल गुणवत्ता सूचकांक में 122 देशों में आप जो है 120वें स्थान पे है। बहुआयामिक गरीबी निर्धनता सूचकांक के अनुसार 37.7 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है। सामाजिक क्षेत्र में उपलब्धि तो है लेकिन अभी भी जो है प्रयास की जरूरत है। आर्थिक क्षेत्र में देखिए लिए और अभी तब इसमें कोई शक नहीं है कि पिछले 71 वर्षों में भारत जो है काफी विकास किया है। अब देखिए कैसे विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत शामिल है। परचेजिंग पावर के मामले में विश्व की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। मानव संसाधन के मामले में भारत जो है आप देखेंगे विश्व में 3रा स्थान है भारत का। विश्व की सबसे बड़ी शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था भारत में है। इसके अलावा आप देख रहे हैं भारत का विकास दर बढ़ रहा है। एफडीआई के मामले में हो या विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में हो, सब में जो है भारत की स्थिति बहुत अच्छा है। लेकिन इसके बावजूद विश्व बैंक के जो है सर्वे के आधार पर भारत जो है विश्व के सबसे 10 निर्धनतम देशों में भारत भी शामिल है। आप समझ सकते हैं आप इतना संपन्न होने के, देखिए कोई भी देश विकास तभी करेगा जब यहाँ कुछ लोगों का विकास हो जाएगा, उससे भारत विकसित बनेगा। जब तक सभी लोग नहीं विकसित हो जाएंगे तब तक इस देश को विकसित देशों की श्रेणी में कोई खड़ा नहीं कर सकता है। कुछ लोग, समाज के कुछ लोगों के विकास से भारत महान बनेगा, ऐसा कहीं होता है? विश्व के सबसे अच्छी शिक्षा व्यवस्था, सबसे अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था परचेजिंग पावर में है। विश्व के 6 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में भारत भी है। मानव संसाधन के मामले में 3रा स्थान भारत का है। एफडीआई प्राप्तकर्ता में या विदेशी मुद्रा भंडार में एक अच्छे स्थान पे भारत है। लेकिन इसके बावजूद विश्व बैंक के 10 सबसे निर्धनतम देशों में एक भारत भी है। भारत एक विकासशील स्टेट है, विकसित नहीं है। भारत विकसित तब होगा जब नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता विकसित देशों के नागरिकों के समान होगा। यहां समाज के कुछ वर्गों को अगर विकसित कर दीजिएगा, भारत महान नहीं बनेगा। अंतिम व्यक्ति को, आपको अंतिम व्यक्ति तक विकास का प्रवाह, विकास पहुंचाना होगा। तो क्रियान्वयन देख लिए हैं, तो इसी तरीके से प्रशंसा करके खंडन कर दीजिएगा। अब हम लोग नीति निष्ठ सिद्धांत की महत्व पे चर्चा करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। महत्व जो है, और सबसे पहले देखेंगे नीति निष्ठ सिद्धांत का क्या महत्व है। तो हम लोग जो है देखेंगे जनमत की शक्ति। नीति निष्ठ सिद्धांत के पीछे एक जनमत का जो है शक्ति है। और आप जानते ही हैं जनमत ही भारत का सबसे बड़ा जो है, प्रजातंत्र का सबसे बड़ा न्यायालय जनता ही है। क्योंकि आप देखते ही होंगे चुनाव के समय सब जिसको भी शासन करना है उस शक्ति प्राप्त करने जाएगा ही। तो शासन का जो है आप देख रहे हैं नीति निष्ठ सिद्धांतों के पीछे जनमत की शक्ति है। कोई भी शासक इन सिद्धांतों का अवहेलना नहीं कर सकता है। अगर वह अवहेलना करेगा, अगर मान लीजिए कोरोना काल में ही ले लीजिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता में गिरावट क्यों आई है? क्यों?
कोरोना काल में लोगों को कठिनाई हुई है, रोजगार संकट हुआ है, भुखमरी की स्थिति व्याप्त हो गई है, स्वास्थ्य संबंधी संकट पैदा हुआ है, लोगों के आंख में चढ़ गए हैं, चाहे किसी भी शासक को। कोरोना काल में जो लोगों की कठिनाई हुई है उससे लोग नाराज हैं, शासक वर्ग से नाराज है। अब मान लीजिए कोरोना काल में लोगों की कठिनाई को दूर करने के लिए, रोजगार के लिए रोजगार के लिए व्यवस्था किया गया है। 5 किलो अनाज की व्यवस्था किया गया था प्रवासी मजदूरों के लिए। 500 रुपया जो है प्रधानमंत्री जनधन खाता में जो है भेजा गया था। आप देखिए ही 500 रुपया। तो आप देख रहे हैं, तो इसके पीछे निरंकुश सिद्धांत के पीछे जनमत की शक्ति है और कोई भी शासक इस सिद्धांतों को अवहेलना नहीं कर सकता है। अगर अवहेलना करेगा तो अलोकप्रिय होगा, विधानमंडल में भी अलोकप्रिय होगा और विधानमंडल के बाहर भी। तो जनमत की शक्ति है, आप जो है देख सकते हैं। इसीलिए यह सिद्धांत सभी शासक जो है आता है तो आवास के लिए, शिक्षा के लिए, सड़कों के लिए, उसके बाद जो है रोजगार के लिए, लोक खास सुरक्षा के लिए प्रयास उसको करना ही पड़ता है। अगर नहीं करेगा उलट जाएगा, जनता नकार देगी। तो इसकी शक्ति है इसके पीछे, चरम सीमाओं से रक्षा। आप जैसा कि जानते ही होंगे, भारत में 2 प्रकार के विचारधारा के राजनीतिक पार्टी है, एक वामपंथी और एक दक्षिणापंथी। हम दोनों के बारे में राजनीतिक दल में चर्चा करेंगे। अब कुछ समय पहले जो है वामपंथी विचारधारा से जुड़ा हुआ कांग्रेस सत्ता में थी 14 से पहले, 14 के बाद दक्षिणापंथी बीजेपी आ गई है। लेकिन निरसक तत्व क्या करता है कि किसी भी दल का शासन हो या किसी भी विचारधारा को मानने वाला, उसको इसको लागू करना ही पड़ेगा। वो दोनों के बीच जो है एक मोड़ पे खड़ा करता है। विचारधारा आपका जो हो, लेकिन आपको समान आजीविका, समान काम, समान वेतन, काम, शिक्षा, लोक सहायता, पंचायत, कुटीर उद्योग, कमजोर वर्ग के लिए आपको प्रयास करना ही पड़ेगा। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे तो क्या होगा? वही हाल होगा, अलोकप्रियता बढ़ेगी। तो निदेशक क्या करता है, चाहे किसी भी विचारधारा की सरकार हो या किसी भी विचारधारा के पार्टी का सरकार हो, दोनों को एक संतुलन बनाता है, उसको क्या करता है, बस में करता है। आप चाहे जिस चीज को मानते हो, लेकिन काम तो आपको यही करना है, समझ रहे हैं? तो चरम सीमा से विभिन्न विचारधाराओं के शासकों को में एक संतुलन बनाने का काम करता है, समझ रहे हैं, और रक्षा करता है। आइए, आलोचकों का कहना है कि इसका महत्व केवल नैतिक उपदेश के रूप में है। तो नैतिक उपदेश के रूप में भी बहुत महत्व होता है। अब बड़े बड़े संत महात्मा का उपदेश सुनते हैं और लोग उससे आकर्षित होती है, अपनी बीमारी दूर करता है। उसको क्या बोलते हैं, वैश्विक स्तर पर अभी वर्तमान में वैश्वीकरण के दौर में उसको बहुत अच्छा हमको याद था, साइकोलॉजिस्ट, मनोवैज्ञानिक जो है, मतलब नहीं होता है कि डिप्रेशन को दूर करने के लिए लोग क्या करता है, विभिन्न प्रकार के जो है उपदेश सुनता है, सलाह लेता है, काउंसलिंग करता है। तो नैतिक उपदेश का अपना महत्व है। अब देखिए क्या महत्व है, किसी भी राष्ट्र के या उसके नागरिकों पर नैतिक उपदेश जो होता है उसका भी व्यापक असर होता है। अमेरिकी संविधान के प्रस्तावना को कोई कानूनी शक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी उसका महत्व है। फ्रांस में नागरिक अधिकारों पर को जो है बिल्कुल ओपन है, इसके बावजूद भी उसका असर जो है पड़ता है। तो नैतिक उपदेश के रूप में भी व्यापक असर होता है। मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं,
अपने परिवार ही को ले लीजिए, घर में ही ले लीजिए, घर के लोग जो है उपदेश समझाता है कि आपको ये नहीं करना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये करना है, तो उसका फर्क आप पर पड़ता है। तो अगर शासन को अगर निर्देश ही दिया गया है, उपदेश ही दिया गया है, तो शासन इसको लागू करने का प्रयास करेगा, असर पड़ता है। मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, हमको हमारी माँ कह दिया कि ट्रेन में ठीक से जाना, या हमारे पिताजी कह दिए कि ट्रेन में ठीक से जाना, कुछ किसी का खाना नहीं, उसका असर हम पर पड़ता है, हम सतर्क रहते हैं। तो शासन के लिए भी अगर नैतिक उपदेश के रूप में कहा गया है, इसको ध्यान में रखिएगा, असर तो पड़ेगा ना। अब हम लोग संविधान के निर्वचन में, जैसा कि आप देखते होंगे कि संविधान निर्माता भारत में सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करना चाह रहा था, भारत को एक लोक कल्याण वेलफेयर स्टेट के रूप में बदलना चाह रहा था। तो न्यायपालिका भी जो है, जब संविधान की जो व्याख्या करता है, तो न्यायपालिका भी इस सिद्धांतों को ध्यान में रखता है। चूंकि संविधान निर्माता किस तरह की भारत बनाना चाह रहा था, भावी भारत का स्वरूप किस प्रकार का होगा, उसको ध्यान में जो है उसको लागू करने के लिए संविधान निर्माताओं की आकांक्षाओं को धरातल पर उतारने के लिए, जब न्यायपालिका के संविधान के किसी अनुच्छेद का या किसी भाग का स्पष्टीकरण कर रहा होता है, उस समय वह निर्देशक के सिद्धांत को भी ध्यान में रखता है। अब देखिए, कोरोना काल में कोरोना से जिसको मृत्यु हुआ था उसको मुआवजा नहीं मिल रहा था, उच्चतम न्यायालय कारण बताओ नोटिस जारी किया उच्चतम न्यायालय को, सरकार को, कि कोरोना से जो मृत्यु हो गई है उसको उचित मुआवजा दिया जाए। जिसका कोरोना से मृत्यु हुआ है, सर्टिफिकेट नहीं बना है, उसके सर्टिफिकेट बनाने के लिए समय दिया जाए। देख रहे हैं, तो यह जो है कोरोना से लोगों की मृत्यु हो गई है और उसको मुआवजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट आदेश दिया है, तो यहां लोक सहायता है ना, सामाजिक आर्थिक न्याय है ना। तो संविधान के विभिन्न उपबंधों को लागू करने में न्यायालय भी इसका सहारा लेता है, या निर्णय लेने में विभिन्न निर्णयों के दौरान न्यायालय भी इस सिद्धांत को ध्यान में रखता है। शासन के लिए मूलभूत है, पहले 1937 में किया गया है। शासन किसी का हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन इसको तो लागू करना ही होगा। अगर आप देखेंगे भारत सरकार के बजट या भारत सरकार के अधिनियम या कानून या पॉलिसीज, तो आपको पता चलेगा सब तो इसी से जुड़ा हुआ है। टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी जो है कहीं ना कहीं इसी पर निर्भर है। समझ रहे हैं, अर्थव्यवस्था के सारा चीज जुड़ा हुआ है। आप लोग भी एसडीएम डीएसपी बनने जा रहे हैं, याद रखिएगा किसी भी कमजोर वर्गों के साथ रडली व्यवहार नहीं होना चाहिए। तो जीवन में लेकर क्या आए हैं, लेकर क्या जाइएगा, लोगों से अच्छा से बात भी कर लीजिएगा। आधा दुख तो दर्द ऐसे ही हो जाता है। आज के समय में कौन फ्री फंड खाना चाहता है। हमारी एक विशेषता भी सुन लीजिए, मैंने अपने जीवन में अधिकांश समयों में आज तक किसी का एक कप चाय नहीं पिया हूं। हम जल्दी किसी का फ्री में खाता ही नहीं हूं। मेरा सिद्धांत है, हम अपना खर्च कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं खाता हूं, और मुझे लगता है कि हम इससे परहेज ही करते हैं। मेरा सिद्धांत है, अभी तक के लाइफ में यही देखे हैं कि मैं जल्दी किसी का, बहुत ही अपवादी की स्थिति में किसी का आज तक खाया हूँ या चाय पिया हूँ, अदरवाइज आज तक कभी नहीं। लेकिन चाय की दुकान पर हम डेली जाते हैं तो यह स्थिति है। तो शासन के लिए मूलभूत है, और इसकी दुरुपयोग की आशंका भी कम है, क्योंकि इस सिद्धांत में जो है जैसे मौलिक अधिकार की दुरुपयोग की संभावना अधिक रहती है, लेकिन इस सिद्धांत की दुरुपयोग भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि कोई भी शासक इसकी अवहेलना नहीं कर सकता है, क्योंकि जनमत की शक्ति इसके पीछे है। अगर अवहेलना करेगा, दुरुपयोग करेगा,
मान लीजिए अभी भी कोरोना काल में क्या लोगों का कठिनाई हुआ था, सरकार की जो है आलोचना होने लगी थी। अब देख रहे हैं आलोचना होने लगी थी ना। तो यह स्थिति है और सामाजिक आर्थिक न्याय पर जोर दिया गया है। आप देखिए रहे सारे सामाजिक आर्थिक न्याय ही है, तो महत्व आप देख ही रहे हैं। इसके बाद इसकी आलोचना में हम देखेंगे, सबसे पहले देखिएगा इसमें वैधानिक शक्ति का अभाव है। तो यानी यह न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, राज्य के ऊपर छोड़ दिया गया है कि राज्य लागू करे नहीं करे, उसकी अपनी मनमर्जी है। आलोचक यही आलोचना करते हैं कि इसका कोई वैधानिक कानूनी मान्यता नहीं है, ये नैतिक उपदेश है, ये अच्छी अच्छी बातों की घोषणाएं हैं, एक उपदेश है, समझ रहे हैं, शुभेच्छा है। याद रखिएगा यह क्या है, शुभेच्छा है, शुभ इच्छाएं है। अब उदाहरण के देखिएगा, उच्चतम न्यायालय कई बार समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए अपना राय जाहिर किया था, लेकिन आज तक इसको लागू नहीं किया जा सका है। आप देख लीजिए ना, 8 बार सुप्रीम कोर्ट जो है इसको लागू करने के लिए अपना राय जाहिर कर चुका है, लेकिन अभी तक लागू हुआ है नहीं। पीवी नरसिम्हा राव जो है 1995 में लाल किले से घोषणा किए थे कि हम वर्तमान परिस्थितियों में समान नागरिक संहिता को लागू नहीं किया सका है। यह सरकार, एनडीए का सरकार भी अभी तक इसको लागू नहीं किया है, लेकिन प्रयास किया है 3 तलाक विधेयक, 3 तलाक को अवैध घोषित करके, 3 तलाक विधेयक पारित करके। तो वैधानिक शक्ति के अभाव के कारण एक नैतिक उपदेश शुभ इच्छाएं है, एक सपना की तरह है, समझ रहे हैं। इसके अलावा हम लोग देखेंगे प्रभु संपन्न राज्य में अस्वाभाविक। देखिए इसमें निरस्त पहले ही कहें कि यह राज्य के विभिन्न सरकारों और उसकी एजेंसियों को दिए गए एक आदेश है। तो आलोचकों का कहना है कि चूंकि भारत एक प्रभु संपन्न राज्य है, प्रभु संपन्न देश है, यानी आंतरिक और बाह्य स्तर पर निर्णय लेने के लिए स्वतः कुछ भी निर्णय ले सकता है, कोई रोक टोक भारत पर नहीं है। लेकिन निदेशक सिद्धांत के द्वारा उसको आदेश दे दिया गया है कि इसको लागू करने का प्रयास किया जाए। आप ही बताइए, मान लीजिए अपने बैच में हम किनका नाम ले, अब नाम तो नहीं लेंगे किसी का, क्योंकि गोपनीयता का सम्मान मुझे करना है। मान लीजिए ए नाम की कोई व्यक्ति है, ठीक है, ए नाम की व्यक्ति है, वह बिल्कुल स्वतंत्र है निर्णय लेने पर, बाहर भी निर्णय ले सकता है, घर में भी निर्णय ले सकता है, उसके बाद कोई नहीं कर सकता है, उस पर कोई बिल्कुल स्वतंत्र है। लेकिन एक ऊपर जो है यह स्वतंत्र है, लेकिन अगर कोई आदमी आके कहे उस पर कि आपको इसी दायरे में रहना है, ये कार्य करना है, या उसके पिताजी ए के पिता सी जो है आकर कहा कि नहीं आपको ये काम करना है, प्रभु संपन्न होगा नहीं होगा। तो विधिवेताओं का राय है कि निदेशक सिद्धांत एक संप्रभु राष्ट्र में अस्वाभाविक लगता है। एक तरफ आप भारत को जो है आंतरिक और बाह्य में स्वतंत्र बना रहे हैं और दूसरी ओर उसको ये सारे कार्य करने के लिए निर्देश दे रहे हैं, तो संप्रभु कैसे होगा, समझ रहे हैं। तो अस्वाभाविक लगता है। दूसरा, कुछ सिद्धांत जो है अव्यवहारिक है। अब जैसे कि शराबबंदी है, और मान लीजिए शराबबंदी जो है मद्य निषेध की बात इसमें की गई है, मादक पदार्थों पर प्रतिबंध, शराब, गांजा, भांग इस सब की बंद करने की बात कही गई है। देखिए जो पूंजीवादी देश है या पूंजीवादी विचारधारा के लोग हैं या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को मानने वाले लोग जो है इसका विरोध करता है। उसका कहना है कि इससे क्या होगा, इस शराबबंदी से क्या होता है कि एक तो क्या होता है
कि राज्य पर जो है, राज्य को राजस्व का नुकसान होता है। जैसे कि बिहार में शराबबंदी हुआ है, राजस्व का नुकसान हुआ है। दूसरी ओर शराबबंदी से क्या होता है, ये जबरदस्ती से शराबबंदी क्यों किया गया है, लोगों को जो है शराब की आदत छुड़ाने के लिए, यानी उसको नैतिक बनाने के लिए। लेकिन आलोचकों का कहना है कि व्यक्ति को आप जबरदस्ती नैतिक नहीं बना सकते हैं, नैतिकता किसी पे थोप नहीं सकते हैं। नैतिकता जो है किसी पर आप किसी को रोक सकते हैं। मान लीजिए बिहार में शराबबंदी कर दिया गया है, आए दिन पता चलता है कि लोग शराब पी रहा है, पकड़ा रहा है, तो नैतिकता थोपी नहीं जा सकती है। इसके बदले अवैध शराब का कारोबार बढ़ावा मिलता है, जैसा कि तस्करी बिहार में देख रहे हैं ना। शराबबंदी हुआ, एक तो राजस्व का नुकसान हुआ, प्लस शराब की तस्करी में वृद्धि हो रही है, और लोग यूपी नेपाल या दिल्ली में आकर शराब पीते ही हैं, और राज्य को भी नुकसान हो रहा है। कई बार तो यह देखा गया है कि शराब बंद कर दिया गया है, और फिर जो है जब सफल नहीं हुआ तो फिर जो है वाइन्स की दुकान खोल दिया गया है, शराब की बिक्री फिर वाइन शॉप जो होते हैं, मद्य निषेध की बिक्री, फिर शराब की बिक्री शुरू कर दी गई है। तो यह सिद्धांत तो अव्यवहारिक है ना, जिसका पालन नहीं हो पा सकता है वो अव्यवहारिक है। अब है संवैधानिक द्वंद्व का कारण। अब आप देखिए, संविधान के निर्माण के समय ही यह आशंका व्यक्त किया गया था नीति सिद्धांत के बारे में कि यह मुख्यमंत्री राज्यपाल, प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के बीच जो है द्वंद्व का कारण बनेगा, संवैधानिक संस्थाओं के बीच द्वंद्व का कारण बनेगा, क्योंकि राज्यपाल मुख्यमंत्री से अपेक्षा करेगा कि इसको लागू किया जाए, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से उम्मीद करेगा कि इसको लागू किया जाए, द्वंद्व का कारण बनेगा। हालांकि ये सब जो है भारत में संभव नहीं है। क्यों? कि भारत में संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है, और संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्र प्रमुख जो होता है संवैधानिक प्रमुख होता है, नाम मात्र का प्रमुख होता है, वास्तविक प्रमुख जो है मंत्रिपरिषद में नहीं होती है, जिसके प्रमुख प्रधानमंत्री होते हैं। समझ रहे हैं? तो आलोचना जो है आप देख लिए हैं, इसका महत्व भी देख लिए हैं। देखिए, यह महत्व से क्वेश्चन आ जाता है, नैतिक आदर्शक रूप में क्या महत्व है, जैसे जैसे बोले हैं उसको लिखिएगा। अब नीति सिद्धांत के महत्व देख लिए हैं, आलोचना देख लिए, उद्देश्य देख लिए, वर्गीकरण देखिए, कार्यान्वयन देख लिए, और नीति सिद्धांत का आप जो है संबंध जो है आप देख लीजिएगा। हाँ, एक चीज और बता देते हैं कि संविधान के प्रारंभ में नीति तत्व को न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय क्यों नहीं बनाया गया था, क्योंकि उसके रीजन था कि उस समय भारत के पास संसाधन की समस्या थी, सीमित संसाधन था, और इतने सारे अधिकारों को लागू करना संभव नहीं था। देश तुरंत आज़ाद हुआ था, और उस समय अगर इसको न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय बना दिया जाता तो क्या होता है कि अव्यवस्था फैल जाता, क्योंकि संसाधन नहीं आ, सारे लोग न्यायालय के पास चला जाता, ये संभव नहीं न था। इसलिए संविधान निर्माता अपने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए भविष्य के अधिकार के रूप में इसको जो है जोर दिया गया था, और शासन को आदेश दे दिया गया था कि जैसे जैसे आप समर्थ होंगे, संसाधन होगा, वैसे वैसे इनमें से लागू करने का प्रयास करेगा। स्वतंत्रता के बाद आप देख रहे हैं इसमें अधिकांश सिद्धांतों को लागू करने के प्रयास किए जा चुके हैं। कोई भी सिद्धांत देखिए ना, ग्राम पंचायत के लिए भी प्रावधान किया गया है, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ ना, देख रहे हैं ना, तमाम सिद्धांतों की। अब प्री प्राइमरी स्कूल की बात है, यहां देखिए 6 वर्ष से कम बच्चों के नई शिक्षा नीति 2020 में पहली बार पॉलिसी लाया गया है। इससे पहले एसटी स्कीम तो चलिए रहा है ना, ICDS में आंगनबाड़ी केंद्रों पर। तो धीरे धीरे इसको लागू करने के लिए प्रयास, जैसे जैसे भारत मजबूत होगा, संसाधन में संपन्न होगा,
वैसे वैसे नागरिकों को ये सभी अधिकार प्राप्त होते चले जाएंगे। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट में कोरोना काल में जो लोगों की मृत्यु हुई है उसको मुआवजा देने के लिए भारत सरकार तैयार नहीं था, क्योंकि भारत के पास पैसा ही नहीं था। भारत सरकार के पास पैसा होता तो जरूर मिलता। अमेरिका के पास पैसा था, अमेरिका अपने नागरिकों को दिया है। अमेरिका तो अपने सभी नागरिकों को जो है अच्छा सहायता दिया है कोरोना काल में। चूंकि भारत के पास पैसा ही नहीं था ना, फिर भी 5500 रुपया जनधन खाता में तो दिया ही गया है ना। तो दोस्तों ये सारे चीज है, आप देख लिए हैं। अब हम अगला टॉपिक्स पढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि हमको राष्ट्रपति पढ़ाना चाहिए, राष्ट्रपति पढ़ाएंगे।